हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को KKY स्टडी की यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता UPTET परीक्षा 2021 क्लास 6 to 8 भाग 4 सामाजिक अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र व्याख्या सहित हल। यह पूछा गया है। परीक्षा तिथि 23 जनवरी 2022 को। तो चलिए हम इसका एक एक प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। और देखिए इसके बारे में। देखिए भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ में स्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 ईस्वी में रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में की गई तथा उत्पादन 1959 से प्रारंभ हुआ। यह संयंत्र कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है। यहाँ लौह अयस्क डल्ली राजहरा खानों से तथा कोयला कोरबा और कारगाली खानों से प्राप्त होता है। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से 1964 में बोकारो झारखंड में स्थापित किया गया। राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से 1959 में ईस्वी में उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थापित किया गया। नोट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना जनवरी 1954 को की गई। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी अपसादी सेल का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शैल। शैल अपसादी चट्टान का उदाहरण है। पृथ्वी तल पर आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण के फलस्वरूप निर्मित चट्टानों को अपसादी चट्टान कहते हैं। इन्हें प्रत्यार चट्टान भी कहा जाता है। इनके निर्माण में जैविक अवशेषों की भी योगदान होता है। देखिए क यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित चट्टान बलुआ पत्थर, काग्लोमेरेट या गोलाश्यम, चीका मिट्टी, शैल तथा लोएस। ख में देखिए जैविक तत्वों से निर्मित अपसादी चट्टान चूना पत्थर, कोयला, पीट आदि। देखिए नेक्स्ट। देखिए ग में रासायनिक तत्वों से निर्मित अपसादी चट्टान खरिया मिट्टी, सेलखरी, नमक की चट्टान। देखिए आगे चट्टान 3 प्रकार की होती है। अग्नि चट्टान, अपसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पुच्छल तारे की पूछ की दिशा सदैव होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य से दूर। इसके बारे में देखिए। पुच्छल तारे की पूछ की दिशा सदैव सूर्य से दूर होती है। ये आकस्मिक धूल बर्फ और हिमानी गैसों के पिंड है जो सूर्य से दूर अंधेरे क्षेत्र में रहते हैं। सूर्य के चारों ओर ये लंबी किंतु अनियमित या असमकेंद्रित कक्षा में घूमते रहते हैं। जब ये सूर्य के समीप से गुजरते हैं तो गर्म होकर इन गैसों की फुहार निकलती है।
जो लंबी चमकीली पूंछ के समान प्रतीत होती है। सामान्य अवस्था में पूंछल तारा कॉमेट बिना पूंछ का होता है। पूंछल तारा के शीर्ष को कोमा कहते हैं। देखिए आगे नोट में देखिए, हलेका धूमकेतु 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई पड़ता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन भ्रंश से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रावेन। इसके बारे में देखिए, भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच की चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाती है। तब तनाव जनित बल के कारण दो भूखंडों का विपरीत दिशा में खिसकाव होता है, तब इसका निर्माण होता है। भ्रंश घाटियां लंबी, संकरी व गहरी होती है। इन्हें जर्मन भाषा में ग्राबेन कहा जाता है। विभिन्न स्थानों पर संपीड़न की विभिन्नता के कारण कभी-कभी एक बृहत अपनति में कई छोटी-छोटी अपनतियां व अभिनतियां मिलती है। ऐसी आवृत्ति को समपंती कहते हैं। इसी तरह जब असामान्य संपीड़न के कारण एक बृहत अभिनति के अंतर्गत कई छोटी-छोटी अपनतियां व अभिनतियां बन जाती है, तो उस बृहद अभिनति को समभिनति कहते हैं। इन दोनों स्थलाकृतियों को पंखाकर बलन कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोबी। इसके बारे में देखिए, गोबी उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है, जबकि अरबिया, अटकामा, कालाहारी उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में स्थित है। यह विश्व के ठंडे रेगिस्तानों में से एक है, जहां तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे तक चला जाता है। यह मरुस्थल अल्ताई पर्वतमाला से घिरा हुआ है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। देखिए, विश्व के रेगिस्तान और विस्तार क्षेत्र, काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में है। अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली। नोट में देखिए, थार रेगिस्तान एक उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। इसका विस्तार भारत और पाकिस्तान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। देखिए इसके बारे में, भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान में इसका उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35 तक में दिया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल अधिकारों को संविधान द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई है, जो राष्ट्र के लिए आवश्यक है। आगे देखिए, मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन बाद में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। देखिए कौन कौन है।
समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए इसके बारे में। पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान सभा द्वारा 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया तथा 1993 में लागू हुआ। भारत में पंचायती राज शब्द का उल्लेख ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पंचायती राज की स्थापना हुई। पंचायती राज व्यवस्था की अब देखिए व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। इस अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया खंड भाग 9 सम्मिलित किया गया। इसे पंचायत के नाम से जाना जाता है। अनुच्छेद 243 से 243 न तक में सम्मिलित है। इस अधिनियम ने संविधान में 11वीं अनुसूची भी जोड़ी। इस अनुसूची में 29 विषय सम्मिलित है। नोट में देखिए संविधान के अनुच्छेद 40 को एक व्यवहारिक रूप दिया जिसमें कहा गया कि राज्य ग्राम पंचायतों को गठित करने के लिए एक कदम उठाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी द हेग। देखिए इसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई और अप्रैल 1946 से काम करना शुरू किया। इस न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्षों के लिए चुना जाता है। ये दोनों निकाय एक समय पर लेकिन अलग अलग मतदान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश का क्रम सर वेणुगोपाल राव 1952 से 53, नागेंद्र सिंह 1985 से 1988, रघुनंदन स्वरूप पाठक 1989 से 1991, दलवीर भंडारी 27 अप्रैल 2012 से अब तक। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संवर्ती सूची में। इसके बारे में देखिए। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत संवर्ती सूची में शामिल है। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का उल्लेख 7वीं अनुसूची में है।
संघ सूची में मूल रूप से 97 विषय, वर्तमान में 100 विषय। राज्य सूची में मूल रूप से 66 विषय, वर्तमान में 61 विषय और संवर्ती सूची में 47 विषय शामिल थे। संघ सूची के विषय: भारतीय रिजर्व बैंक, संघ लोक का ऋण, डाकघर बचत बैंक, रेल, रक्षा उद्योग, जनगणना, अखिल भारतीय सेवाएं आदि। राज्य सूची: लोक व्यवस्था, पुलिस, पथकर, कृषि आय पर कर, राज्य लोक ऋण, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता आदि। देखिए संवर्ती सूची में संवर्ती सूची: बाट माप जिनके अंतर्गत मानकों का नियत किया जाना, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा नियोजन, जन्म मरण सांख्यिकी जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण है। चलिए नेक्स्ट, कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51। इसके बारे में देखिए, अनुच्छेद 51 नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत विदेश नीति से संबंधित है। इसका आशय यह है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और संपन्नपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारक या स्थान या वस्तु का संरक्षण करना अनुच्छेद 49 में है। कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करना अनुच्छेद 48। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना अनुच्छेद 48 का ए। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना अनुच्छेद 50। और आगे देखिए, ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान कर स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करना अनुच्छेद 40। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तापक्रम विलोमता का अर्थ है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। इसके बारे में देखिए, तापक्रम विलोमता का अर्थ है बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। सामान्य नियम के विपरीत जब वायुमंडल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में कमी की जगह वृद्धि होने लगती है तब यह स्थिति तापीय विमूलता कहलाती है। इस स्थिति में तापमान की ऊर्ध्वाधर प्रवणता उलट जाती है एवं वायु की शीतल परतें नीचे तथा गर्म परतें ऊपर स्थापित हो जाती है। जब गर्म हवा ठंडी हवा के ऊपर स्थापित हो जाती है तो वहां कोहरा बनता है। इस तरह का कोहरा जाड़े की रातों में प्रायः धुंध सा रहता है क्योंकि चिमनियों के धुएं विलोमता परत में पहुंचकर इसे आसान बना देते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जलाशयों में से कौन रिहंद परियोजना से संबंधित है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोविंद वल्लभ पंत सागर। इसके बारे में देखिए, रिहंद परियोजना गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय से संबंधित है। रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश में सोन की प्रसिद्ध घाटी में उसकी सहायक नदी रिहंद पर बनाया गया है। इस बांध के पीछे गोविंद वल्लभ पंत सागर नामक एक कृत्रिम झील बनाई गई है। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यह मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। आगे देखिए, चंबल परियोजना यमुना की सहायक चंबल नदी पर संयुक्त रूप से बनाई गई है। इस परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध तथा राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध बनाए गए हैं। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य चंबल नदी श्रेणी में मृदा का संरक्षण करना है। आगे देखिए, भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बनाया गया है। यह देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। भाखड़ा नांगल बांध संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। बांध के पीछे बनी झील गोविंद सागर झील है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिपकीला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। इसके बारे में, सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है। यह दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। यहाँ से चीन को जाने वाली सड़क भी बनाई गई है। जो जिला दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है। इससे श्रीनगर से लेह का मार्ग गुजरता है। बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है तथा जवाहर सुरंग से भी बनिहाल दर्रे में है। आगे देखिए, सिक्किम में स्थित नाथला व जलेप्सा दर्रे का व्यापक महत्व है। यहाँ से दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। नोट में देखिए, थांगला माना नीति व लेपुलेख दर्रा उत्तराखंड के कुमायूं श्रेणी में स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी वीडियो कट गया था, माफ कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। इसका आंसर नहीं दिया गया है, आप देख लीजिएगा। इसके बारे में देखिए आगे, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ शिक्षण विधियों, शिक्षा के उद्देश्यों तथा शिक्षण तकनीक का भी ज्ञान होना चाहिए। जिस ढंग से शिक्षक शिक्षार्थी को उसे शिक्षण विधि कहते हैं। शिक्षण की विधियां आगमन विधि आदि है। शिक्षण विधि प्रतिपादक मॉन्टेसरी विधि, मारिया मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन विधि, फ्रोबेल। नोट, इस प्रश्न में ए, बी तथा सी तीनों विकल्प सही है। भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री। इसका राइट आंसर देगा ऑप्शन ए, मैप मानचित्र। देखिए इसके बारे में, भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री मानचित्र है। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं। भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, नदियां, मैदान, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या ऊंचावच मानचित्र कहा जाता है।
थीमेटिक मानचित्र कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। नोट: मानचित्र के 3 घटक हैं: दूरी, दिशा, प्रतीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अष्टाध्यायी के लेखक थे। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, पाणिनि। इसके बारे में देखिए। पुस्तक लेखक: महाभारत वेद व्यास, रामायण वाल्मीकि, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, प्रेम वाटिका रसखान, 10 कुमार चरितम दंडी, अष्टाध्यायी पाणिनि, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, अर्थशास्त्र चाणक्य। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काला शोक। इसके बारे में देखिए। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन काला शोक के राज्यकाल में हुआ था। बौद्ध सभाएं जो आयोजित की गई, देखिए सभा हो जाएगा, समय, स्थान, अध्यक्ष, शासन काल। प्रथम बौद्ध संगीति यह हो गया 483 ईसा पूर्व, स्थान राजगीर, अध्यक्ष महाकश्यप, शासनकाल अजातशत्रु के समय। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व, वैशाली, शुभकामी, काला शोक। नेक्स्ट देखिए। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र, मोगलीपुत्र 30 अशोक के काल में। देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीति ईसा की प्रथम शताब्दी, कुंडलवन कश्मीर, वासुमित्र अश्वघोष कनिष्क के शासनकाल में। देखिए आगे नोट में देखिए। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, फतेहपुर सीकरी में। इसके बारे में देखिए। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था, जिसका अर्थ पूजा का घर होता है। इसका निर्माण 1575 ईस्वी में किया गया था। इबादत खाना में अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा करते थे। इमारत निर्माणकर्ता स्थान: ताजमहल शाहजहां आगरा, लाल किला शाहजहां दिल्ली, अकबर का मकबरा जहांगीर सिकंदरा, पुराना किला शेरशाह सूरी दिल्ली, शालीमार बाग जहांगीर श्रीनगर। और देखिए कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली। और आगे देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक अजमेर राजस्थान, अकबर का किला अकबर इलाहाबाद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्य समाज की स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, 1875 ईस्वी में। इसके बारे में देखिए। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और देखिए संस्थाएं स्थापना वर्ष। संस्थापक ब्रह्म समाज 1828 राजा राम मोहन राय, सत्यशोधक समाज 1873 ज्योतिबा फूले, बेलूर मठ 1897 स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन 1897 स्वामी विवेकानंद। और देखिए आगे
अभिनव भारत संस्था 1904, विनायक दामोदर सावरकर, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905, गोपाल कृष्ण गोखले, गदर पार्टी 1913, लाला हरदयाल, स्वराज पार्टी 1923, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939, सुभाष चंद्र बोस। देखिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन ककोरे कांड से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्य सेन। इसके बारे में देखिए, ककोरे कांड से सूर्य सेन संबंधित नहीं है, जबकि राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां ककोरी कांड से संबंधित है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ककोरे कांड का नाम बदलकर ककोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। इसका नाम इसलिए बदल दिया गया कि कांड शब्द सही भावना को नहीं दर्शाता है। यह घटना 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास ककोरी नामक गांव में ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों द्वारा की गई। नोट देखिए, सूरसेन चटगांव शस्त्रागार लूट 18 अप्रैल 1930 से संबंधित हैं। बंगाल के सूरसेन मास्टर दा ने अंग्रेजों के विरुद्ध प्रबल क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व किया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी शिक्षक सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लोब। देखिए इसके बारे में, ग्लोब एक सहायक शिक्षण सामग्री है जिसका प्रयोग महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। भौतिक मानचित्र वो मानचित्र होते हैं जो पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाता है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, महासागर, नदियां आदि। अब देखिए आगे, राजनीतिक मानचित्र वो मानचित्र होते हैं जिसमें देशों, राज्यों, कस्बों और शहरों का प्रतिनिधित्व उनकी राजनीतिक सीमाओं के साथ किया जाता है। थीमेटिक मानचित्र कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र आदि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। नोट, मानचित्र के 3 घटक है: दूरी, दिशा, प्रतीक। भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि है। इसका राइट आंसर देगा ऑप्शन बी, भ्रमण विधि। इसके बारे में देखिए, भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि भ्रमण विधि है। भ्रमण विधि एक बाल केंद्रित शिक्षण विधि है। इस विधि में छात्र हमेशा सक्रिय रहते हैं। भ्रमण विधि द्वारा बालक विषय वस्तु का अवलोकन करते हैं। इस विधि से बच्चों में अवलोकन, कल्पना, तर्क, टिप्पणी एवं निरीक्षण क्षमता जैसे कौशलों का विकास होता है। वार्तालाप विधि या बातचीत मनुष्य द्वारा समाज में परस्पर संपर्क करने का एक बहुपक्षीय और स्वाभाविक माध्यम है। इससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। कहानी या कथन विधि सामाजिक अध्ययन शिक्षण की एक महत्वपूर्ण विधि है। इसके माध्यम से शिक्षक छात्रों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि है। नोट में देखिए, भ्रमण विधि के जनक पेस्टोलॉजी है। देखिए नेक्स्ट, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, रूढ़ चिन्हों से।
मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को रूढ़ चिन्हों से समझा जा सकता है। रूढ़ चिन्हों से तात्पर्य उन चिन्हों से होता है जो अलग अलग भौतिक और सांस्कृतिक संरचनाओं को प्रदर्शित करने के लिए निर्मित किए जाते हैं। यह चिन्ह किसी विशिष्ट संरचना या विशिष्ट संकेत आदि को प्रदर्शित करने के लिए बनाए जाते हैं और उसी संदर्भ में रूढ़ हो जाते हैं, इसलिए इन्हें रूढ़ चिन्ह कहा जाता है। जैसे सड़क के किनारे लगे साइन बोर्ड पर यातायात के अलग अलग चिन्ह, नक्शे आदि पर नदी, तालाब, पेड़, सड़क आदि को प्रदर्शित करने के लिए बनाए जाने वाले चिन्ह। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, हिमनदी द्वारा। देखिए इसके बारे में। यू आकार की घाटी का निर्माण हिमनद द्वारा होता है। ऊंचाई पर स्थित हिमानियों के पार्श्व अपरदन के कारण इस प्रकार की घाटी का निर्माण होता है। इसका निचला तल चौड़ा एवं चपटा तथा किनारे खड़े होते हैं, जिसके कारण आकार यू अक्षर के समान प्रतीत होता है। और आगे देखिए भी आकार की घाटी। भी आकार की घाटी पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। भी आकार की घाटी का निचला भाग भीतरी समोच्च रेखाओं के द्वारा दिखाया जाता है, जो पास पास स्थित होते हैं तथा जिनके समोच्च का मान कम होता है। बाहर की ओर स्थित समोच्च रेखाओं का मान एक समान रूप से बढ़ता है। और आगे देखिए जलप्रपात। किसी नदी तल पर काफी ऊंचाई से पानी का ऊर्ध्वाधर गिरना जलप्रपात कहलाता है। रैपिड। कभी कभी जलप्रपात सोपानी धारा के रूप में गिरता है, रैपिड कहलाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, कैनबरा। देखिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। देखिए देश, राजधानी, मुद्रा। न्यूजीलैंड वेलिंगटन डॉलर, टोंगा नुकुआलाफा पांग, वानाआतू पोर्ट विला वातू, पापुआ न्यू गिनी पोर्ट मोरेस्बी कीना, पलाऊ अरुलमडू यूएसए डॉलर। और आगे देखिए डोमिनियन गणतंत्र। सैंटो डोमिंगो पीसो, एंटीगुआ व बरबुडा, सेंट जॉन्स कोलन, प्यूर्टोरिको सान जुआन डॉलर, हैती पोर्ट ओ प्रिंस गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर देगा ऑप्शन सी, अकबर। दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने 1582 ईस्वी में की थी। यह विभिन्न धर्मों के बीच मतभेद की खाई को भरने के लिए चलाया गया था। यह एक ईश्वर में विश्वास करता था। इसमें सभी धर्मों के अच्छे तत्व समाहित थे। हुमायूं ने दीन पनाह नगर की स्थापना की। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। महमूद गजनवी के भारतीय आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन की प्राप्ति था। वह एक मूर्तिभंजक आक्रमणकारी था। इसका सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर का आक्रमण था। शेर शाह का मकबरा सासाराम में है। रोहतास गढ़ किला, किला एकुना नामक मस्जिद का निर्माण शेर शाह के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन। ह्वेन-सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, हर्षवर्धन के समय। ह्वेन-सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। यह 629 से 645 ईस्वी के बीच भारत में रहा।
वह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी के नाम से प्रसिद्ध है। फाहियान गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। देखिए आगे, डायमेकस सीरियन नरेश अंत्योकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। डायनोसियस, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। मार्कोपोलो इटली का यात्री था। यह पांड्य देश की यात्रा पर आया था। तारानाथ एक तिब्बती लेखक था। क्वेश्चन, निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, बाबर को। इसके बारे में देखिए, मुगल बादशाह बाबर को कलंदर कहा जाता है। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था जो फरगना के शासक थे। बाबर ने ही मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलुगमा युद्ध नीति एवं तोप खाने का प्रयोग किया था। उस्ताद अली एवं मुस्तफा बाबर के दो प्रसिद्ध तोप चलाने वाले थे जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। खानवा के युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया। नोट, बाबर ने उसकी आत्मकथा बाबर नामा तुजुक ए बाबरी की रचना तुर्की में की थी जिसका बाद में अनुवाद फारसी भाषा में अब्दुलरहीम खान खाना ने किया। देखिए नेक्स्ट, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्जन। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था। कर्जन ने 19 जुलाई 1905 में बंगाल प्रेसिडेंसी के विभाजन की घोषणा की। अंततः वर्ष 1911 में बढ़ते विरोध के कारण लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल विभाजन के रद्द करने की घोषणा की गई। और देखिए आगे, लॉर्ड कैनिंग के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना 1857 की क्रांति थी। लॉर्ड मिंटो के समय में अलग निर्वाचन व्यवस्था मार्लिन मिंटो सुधार अधिनियम 1909 द्वारा किया गया। लॉर्ड मेयो के समय में प्रथम जनगणना 1872 में करवाई गई। नोट, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जीवन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, जगदीशपुर। कुंवर सिंह जगदीशपुर राज्य के जमींदार थे। 1857 की क्रांति के में जगदीशपुर, बैरकपुर, अवध, बिठूर का कुछ न कुछ अपना एक महत्व था। जैसे जगदीशपुर का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूस थे। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। 10 मई 1857 ईस्वी के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। दिल्ली का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था। लखनऊ का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। नोट में देखिए, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामरस्टन थे। क्वेश्चन, हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल
मिलाकर कितने स्वर होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12। इसके बारे में देखिए, हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर 12 स्वर होते हैं। एक सप्तक में 7 शुद्ध और 5 विकृत, कुल 12 स्वर माने गए हैं। शुद्ध स्वर निश्चित स्थान पर रहता है तो शुद्ध स्वर कहलाता है। शुद्ध स्वर 7 माने गए हैं। और देखिए आगे, सरज सा, ऋषभ रे, गांधार ग, मध्यम म, पंचम प, धैवत ध, निषाद नि। विकृत स्वर की संख्या 5 है। अब देखिए आगे, कोमल स्वर रे ग ध नि, तीव्र स्वर म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चार ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? राइट आंसर देगा ऑप्शन सी, ध्रुपद। देखिए इसके बारे में, चार ताल का प्रयोग ध्रुपद गायकी के साथ किया जाता है। ध्रुपद हिंदुस्तानी संगीत के सबसे पुराने और भव्य रूपों में से एक है। अकबर के शासन काल में तानसेन और बैजू बावरा से लेकर राजा मान सिंह तोमर के दरबार तक ध्रुपद गाने वाले मिलते हैं। ध्रुपद एक काव्यात्मक रूप है। इसमें संस्कृत अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। तराना, यह एक कर्कश प्राकृतिक राग है। अमीर खुसरो को इस विद्या का जनक माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए, ख्याल शब्द फारसी का शब्द है। इसका अर्थ होता है विचार या कल्पना। इस शैली के उद्भव का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। ख्याल को शास्त्रीय स्वरूप प्रदान करने का श्रेय सदानंद नियामत खां को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रामदास शर्मा। इसके बारे में देखिए, रामदास शर्मा तबला वादक नहीं है, जबकि जाकिर हुसैन, पंडित किशन महाराज, अहमद अहमद जान थिरकबा तबला वादक हैं। देखिए भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र वादक, देखिए करके हम देखते हैं। सितार वादक हो जाएंगे पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खां। तबला वादक जाकिर हुसैन, गुदई महाराज, किशन महाराज। बांसुरी पन्नालाल घोष, हरि प्रसाद चौरसिया, राजेंद्र कुलकर्णी। सरोद वादक देखिए, अमजद अली खां, अली अकबर खां। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां, अली अहमद हुसैन खां। संतूर वादक देखिए, भजन सुपारी, शिव कुमार शर्मा। और आगे देखिए, मृदंग ठाकुर भीकम सिंह, पालधार रघु। सरंगी वादक देखिए, उस्ताद बिंदु खां, राम नारायण, गोपाल मिश्र। बीना वादक देखिए, एस बालचंद्रन, बदरुद्दीन डागर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंबई। देखिए इसके बारे में, 1940 में बॉम्बे, मुंबई में प्रथम राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था। प्रत्येक 2 वर्ष बाद राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाता है। इन खेलों को भारतीय ओलंपिक खेल के नाम से भी जाना जाता है। भारत पहली बार 1920 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया। 1924 के ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों के चयन हेतु पहला भारतीय ओलंपिक खेल 1924 में लाहौर में आयोजित किया गया। इसी खेल का 9वां
संस्करण मुंबई में 1940 में आयोजित किया गया, जिससे इसे राष्ट्रीय खेल नाम दिया गया। पहला आधुनिक राष्ट्रीय खेल 1985 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद। इसके बारे में देखिए, आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह विचार स्वामी विवेकानंद जी का है। शिक्षक वह नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूंसे, बल्कि वास्तविक शिक्षा तो वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। इसका कथन है, यह सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा। अपने जीवन के संरक्षण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जान जोखिम में डालने का अधिकार है, रूसो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? केंद्रिक बीज की संतति है, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, प्रजनक बीज। इसके बारे में देखिए, प्रजनक बीज केंद्रीय बीज की संतति अनुवांशिक शुद्धता का उत्पादन और उन कृषकों को उपलब्ध होना उत्तम बीजों के उत्पादन पर निर्भर रहता है। प्रजनक बीज उत्पादन का कार्य भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्रों व राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा किया जाता है। इस बीज की थैली पर सुनहरे पीले रंग का बीज के विवरण का लेबल लगा होता है। और आगे देखिए, आधार बीज, यह बीज प्रजनक बीज की संतति होती है, जिसे बीज प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में निर्धारित मानकों पर पाए जाने वाले प्रमाणित किया जाता है। आधार बीज की थैलियों पर सफेद रंग का प्रमाणीकरण टैग लेबल लगा होता है। और देखिए आगे, प्रमाणित बीज, आधार बीज से द्विगुणन कर प्रमाणित बीज तैयार किया जाता है, जिसे बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा निर्धारित मानक अनुसार पाए जाने पर प्रमाणित किया जाता है। प्रमाणित बीज के थैलियों पर नीले रंग का टैग लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान स्थित है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लखनऊ। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान लखनऊ में स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी। और आगे देखिए, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता। क्वेश्चन, मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, माल्टा। देखिए इसके बारे में, मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल माल्टा है। माल्टा नींबू प्रजाति का खुशबूदार एंटीऑक्सीडेंट और शक्तिवर्धक फल है। इसका रस ही नहीं बल्कि इसका छिलका भी कारगर है। माल्टा के सेवन से गुर्दे की पथरी दूर होती है।
चिकित्सक पथरी के रोगियों को माल्टा का जूस पीने की सलाह देते हैं। माल्टा सिट्रिस परिवार का फल है जिसमें विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। जामुन खाने से शुगर के रोगी को फायदा होता है। यह रक्त के अंदर शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। डायबिटीज के रोगी को प्रतिदिन जामुन की या चूर्ण का सेवन करना चाहिए। जामुन की गुठली ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक। इसके बारे में देखिए। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर कर्नाटक में स्थित है। शोध संस्थान स्थान टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई महाराष्ट्र। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की। और आगे देखिए। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान कोलकाता बैरकपुर। कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शर्करा। इसके बारे में देखिए। जैली बनाने में शर्करा परिरक्षक का प्रयोग होता है। जैम जैली एवं स्क्वैश का परिरक्षक चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आती है जो प्रदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है। पेक्टिन सेल की दीवार को संरचनात्मक अखंडता, शक्ति और लचीलापन भी प्रदान करता है। जब पेक्टिन को चीनी के साथ गर्म किया जाता है तो उत्पाद मोटा होना शुरू हो जाता है। यह व्यापक रूप से जैम जैली और मुरब्बा बनाने में किया जाता है। फलों के रस से जैली बनाई जाती है जबकि फलों के गुद्दों से जैम बनाया है। नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए समान रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1952 में। देखिए इसके बारे में। देश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 में शुरू किया गया। इसके पश्चात ग्रामीण भारत में निवास कर रहे लोगों को प्रभावी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना 12 अप्रैल 2005 को प्रारंभ किया गया। वर्तमान में इस कार्यक्रम को संपूर्ण देश में लागू किया गया है। ध्यातव्य है कि वर्ष 2013-14 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM तथा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन NUHM को मिलाकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM चालू किया गया। 2022 से 23 में NHM के लिए आवंटन
रुपया 37,000 करोड़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, केशवानंद भारती के मामले में। देखिए इसके बारे में। भारत में उच्च न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती के मामले में दिया। केशवानंद भारती मामले में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देता है। स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय ने शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार मामला 1951 और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार मामला 1965 जैसे मामलों में निर्णय देते हुए संसद को संविधान में संशोधन करने की पूर्ण शक्ति प्रदान की गई। गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार 1967 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद अनुच्छेद 368 के अधीन मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने की शक्ति नहीं रखती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 200। देखिए इसके बारे में। इसके बारे में देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति की मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख है। और आगे देखिए, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों लोकसभा तथा राज्यसभा के मध्य गतिरोध की स्थिति में संविधान सभा द्वारा संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है तथा इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जबकि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। इसके बारे में देखिए। इसके बारे में, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य द्वारा किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद की तर्ज पर बनाया गया है। उपराष्ट्रपति को जनता द्वारा सीधे नहीं चुना जाता है, बल्कि परोक्ष विधि से चुना जाता है। वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए उससे भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो तथा राज्यसभा सदस्य बनने के लिए अर्हित हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, जापान। आइए देखते हैं इसके बारे में। देखिए, जापान दक्षेस का सदस्य देश नहीं है, जबकि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश दक्षेस के सदस्य है।
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन द साउथ एशियन एसोसिएशन और रीजनल कोऑपरेशन सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ की गई। इस संगठन का मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है। वर्तमान में सार्क के 8 सदस्य हैं। देखिए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान। नोट: सार्क के वर्तमान महासचिव एसेला रुबान वीराकुन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? केसर प्राप्त किया जाता है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पुष्प वर्तिका से। देखिए इसके बारे में, केसर पुष्प वर्तिका से प्राप्त किया जाता है। केसर का वास्तविक वनस्पतिक नाम क्रोकस सैटाइवस है। अंग्रेजी में इसे सैफरॉन के नाम से जाना जाता है। केसर एक सुगंध देने वाली पौधा है। इसके पुष्प के वर्तिकाग्र को केसर, कुमकुम, सैफरन आदि कहते हैं। लौंग फूल की कली से प्राप्त होता है। हेरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। लीची का खाने योग्य भाग एरियल। आगे देखिए, नारियल का खाने योग्य भाग भ्रूण कोश। नारंगी का खाने योग्य भाग जूसी हेयर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24। इसके बारे में देखिए, मानव शरीर में कुल 24 पसलियां होती है। पसलियां विशेष रूप से मुड़ी हुई रहती है। वे वक्ष की अस्थि में मेरुदंड से जुड़कर एक वक्से की रचना करती है। इस शंकुरूपी वक्से को पसली पिंजर कहते हैं। वक्से के दोनों तरफ 12-12 पसलियां होती है। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं। मनुष्य का कशेरुक दंड 33 कशेरुकों से मिलकर बना है। सभी कशेरुक उपास्थि गदियों के द्वारा जुड़े रहते हैं। इन गदियों से कशेरुक दंड लचीला रहता है। इसका पहला कशेरुक, जो कि एटलस कशेरुक कहलाता है, जो खोपड़ी को सीधे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? TAB का टीका किस रोग से बचाव करता है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, म्यादी बुखार। इसके बारे में देखिए, TAB का टीका म्यादी बुखार से बचाव करता है। यह साल्मोनेला टाइफी जीवाणु द्वारा फैलता है। इससे बुखार, कमजोरी तथा शरीर में दर्द होने लगते हैं। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस के लिए DTP का टीका लगाया जाता है। तपेदिक टीबी के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इसके बारे में देखिए, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून, विश्व युवा दिवस 12 अगस्त, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, प्रवासी दिवस 9 जनवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। और आगे देखिए, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, विश्व श्रमिक दिवस 8 मई, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किन वस्त्रों में गोंद के कलप का उपयोग होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेशमी वस्त्र। इसके बारे में देखिए, रेशमी वस्त्र में गोंद की कलप का उपयोग होता है। रेशम प्राकृतिक प्रोटीन से बना रेशा है। रेशम के कुछ प्रकार के रेशों से वस्त्र बनाए जा सकते हैं। ये प्रोटीन रेशे मुख्यतः फाइब्रोइन होता है। ये रेशे कुछ कीड़ों के लार्वा द्वारा बनाया जाता है। सबसे उत्तम रेशा शहतूत के पत्तों पर पलने वाले कीड़ों के लार्वा द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 29 अगस्त को। इसके बारे में देखिए, खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त 1905 को इसका जन्म हुआ था। शारीरिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए खेल सबसे अच्छा तरीका है तथा खेल तनाव और चिंता को मुक्ति प्रदान करता है। इसके बारे में देखिए, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, हिंदी दिवस 14 सितंबर, ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, बाल दिवस 14 नवंबर। और फिर देखिए, विश्व युवा दिवस 12 अगस्त, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। और देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महर्षि पतंजलि। देखिए इसके बारे में, योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक महर्षि पतंजलि है। प्रमुख ग्रंथ लेखक नारद पांचरात्र, महर्षि नारद चारवाक का चारवाक हो जाएगा, सांख्य सूत्र, कपिल न्याय का हो जाएगा गौतम। और आगे देखिए, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादनारायण, वैशेविक कनाद, अभिज्ञान कुंतलम कालिदास, विजयदर्शिका हर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीइन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मक्का से। इसके बारे में देखिए, जीइन नामक प्रोटीन मक्का फसल से संबंधित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण के अलावा हमारे भोजन में आहारी रेशे और जल भी पाए जाते हैं। प्रोटीन दाल, सोयाबीन, मटर, राजमा, पनीर, अंडा में पाया जाता है, जो शरीर की वृद्धि करने में मदद करते हैं। प्रोटीन शब्द का नामकरण जे मुल्डर ने 1840 में किया था। यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन जीव द्रव एवं ऊतकों के निर्माण में भाग लेते हैं। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर एवं मरासमस नामक रोग हो जाता है। मक्का में वाइट एवं धान में खैरा रोग जस्ता कमी के कारण होता है। मक्का फसल की उत्पत्ति मध्य अमेरिका में हुई, जबकि सोयाबीन की उत्पत्ति चीन में हुई। सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, थार पारकर। थार पारकर हो जाएगा। इसके बारे में देखिए, गाय की थार पारकर नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है। यह गाय राजस्थान में जोधपुर और जैसलमेर में मुख्य रूप से पाई जाती है।
इस नस्ल की गाय भारत की सर्वश्रेष्ठ दुधारू गायों में गिनी जाती है। इस गाय की उत्पत्ति स्थल मलानी बाड़मेर है। राजस्थान में इसे मलानी नस्ल के नाम से जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15। देखिए इसके बारे में। भारत को कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है तथा उत्तर प्रदेश को कुल 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की आधे से अधिक जनसंख्या कृषि व उससे संबद्ध कार्यों में लगी हुई है। सामान्य रूप से भारत के कृषि पर 4 प्रमुख कारकों का प्रभाव पड़ता है। देखिए, भौतिक कारक, संस्थागत कारक, संरचनात्मक कारक, राजनीति प्रशासनिक कारक। भारत की भौतिक संरचना जल जलवायविक एवं मृदा संबंधी विभिन्नताएं ऐसी है जो यहाँ अनेक प्रकार की फसलों की कृषि को प्रोत्साहित करती है। यहाँ पर मुख्यतः 3 फसलें पैदा की जाती है: रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आनंद के कुमार स्वामी। इसके बारे में देखिए। राजपूत पेंटिंग के लेखक आनंद कुमार स्वामी है, जिसे 1916 में लिखा था, जिसमें विभिन्न ऋतुओं का श्रृंगारिक चित्रण कर उनका मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अंकन किया गया है। राजपूत पेंटिंग में पहाड़ी चित्र शैली को भी शामिल किया गया है। इस शैली के अंतर्गत केवल राजस्थान की चित्रकला को ही स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोक कला का संबंध है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्षेत्रीय कला से। इसके बारे में देखिए। लोक कला का संबंध क्षेत्रीय कला से है। लोक कला स्थानीय समुदाय की समग्र कलात्मक गतिविधि है। यह एक सामाजिक या जातीय समूह के सदस्यों द्वारा निर्मित कला है जिन्होंने अपनी संस्कृति को संरक्षित किया है। बिहू नृत्य यह असम के कचारी व कहारी जनजातियों में प्रचलित है। घूमर राजस्थान का प्रचलित लोक नृत्य है जिसे भील जनजाति की स्त्रियां करती है। पांडवानी छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोक नृत्य है। देखिए आगे। रंगोली। देखिए भारत की प्रमुख लोक कला रंगोली हो जाएगा। महाराष्ट्र का साथिया, गुजरात गोदना, बिहार अपहरण, बिहार मांडना, राजस्थान चौकपूरना, उत्तर प्रदेश मेहंदी राजस्थान का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ज्यामितीय आकारों ज्यामितीय आकारों से बनी आकृति को। इसके बारे में देखिए। ज्यामितीय डिजाइन ज्यामितीय आकारों से बनी आकृति को कहते हैं। ज्यामिति का एक लंबा बहुमूल इतिहास है। शब्द ज्यामिति यूनानी शब्द जियोमीट्रियन का अंग्रेजी तुल्य है। जिया का अर्थ भूमि और मीट्रोन का अर्थ है मापना। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन समय में ज्यामितीय अवधारणाएं संभवतः कला, वास्तुकला, शिल्पकला और भूमि मापन की आवश्यकताओं के कारण विकसित हुई। वैभवपूर्ण
राजभवनों, मंदिरों, झीलों, बांधों और नगरों के निर्माण कला और वास्तुकला या शिल्प ने इन अवधारणाओं को उजागर किया है। किसी डिजाइन के संदेश या प्रसंग को विषय वस्तु कहा जाता है। ये प्रसंग ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि हो सकते हैं। डिजाइन का प्रयोजन या अनुप्रयोग प्रतिफल देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एपन का संबंध किस राज्य से है? एपन का संबंध किस राज्य से? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। इसके बारे में देखिए। एपन का संबंध उत्तराखंड राज्य से है। मिथिला की चित्रकारी में मधुबनी चित्रकला प्रसिद्ध है। अर्चाई कलाओं में कोहबर, एपन, अल्पना, रंगोली जैसे कलाएं काफी प्रचलित है। इन कलाओं का संबंध शादी, त्योहारों और उत्सवों से है। इन्हें क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग नाम से जाना जाता है। देखिए, राजस्थान मडने, महाराष्ट्र रंगोली, उत्तर प्रदेश चौक पूर्णा, गुजरात को जाएगा सतिया, बिहार को जाएगा अरिकान, बंगाल अल्पना। नोट में देखिए। दक्षिण भारत में इसे कोलम कोलम के नाम से जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट। श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, 22। इसके बारे में देखिए। हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल संख्या 22 मानी गई है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का वह छोटे से छोटे नाद जो कानों को स्पष्ट सुनाई दे, वह समझा जा सके, श्रुति कहलाता है। शास्त्रकार श्रुति की परिभाषा इस प्रकार करते हैं। श्रूयते इति श्रुति, अर्थात जो आवाज कान को सुनाई दे वह श्रुति है। और आगे देखिए। सप्तक 7 स्वरों के समूह को जब एक क्रम में कहा जाता है अथवा लिखा जाता है तब उसे सप्तक कहते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सप्तक में 7 स्वर क्रमानुसार होते हैं। उदाहरण के लिए सा, रे, ग, म, प, ध, नि, यह एक सप्तक है। और आगे देखिए। कहरबा कहरबा ताल में 8 मात्राएं होते हैं। कहरबा ताल चंचल प्रकृति का ताल है। इसका प्रयोग तबले, ढोलक आदि वाद्य यंत्रों पर किया जाता है। मात्रा संगीत में समय नापने के लिए जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्राओं के आधार पर तानों की रचना होती है। तो आज का इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।